नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं पॉलिटी संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ए. केवल लोकसभा में, बी. केवल राज्यसभा में, सी. लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर डी. लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? 1. निर्यात कर, 2. समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, 3. कृषि आय पर टैक्स, 4. बिजली की खपत बिक्री पर टैक्स। ऑप्शन ए 1-4, बी 2-3, सी 1-2 या फिर डी 2-4। इसका सही आंसर है दोस्तों सी 1-2, निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ये जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में आंसर गलत नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ, या फिर डी. उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। चुनाव आयोग में संसद राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है, जबकि राज्य की नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए. राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी. सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी. जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या फिर डी. चुनाव आयोग। अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. राष्ट्रपति के अध्यादेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? ए. बाह्य आक्रमण, बी. सशस्त्र विद्रोह, सी. आंतरिक अशांति, या फिर डी. ए और बी दोनों, यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. ए और बी दोनों, यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, और ये डिटेल्स महत्वपूर्ण होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ए. साधारण विधेयक, बी. धन विधेयक, सी. संविधान संशोधन विधेयक, या फिर डी. बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग है कि किन बिलों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संसद में। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी और सी, यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यानी डी आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए. यह संवैधानिक संस्था है, बी.
यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। सी, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है। या फिर डी, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ए, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ए, प्रस्तावना, बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, सी, मौलिक अधिकार, या फिर डी, न्यायिक समीक्षा। कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ए, जर्मनी, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, स्पेन, या फिर डी, इटली। कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है ये आप लोग अच्छे से पढ़ लें, सारा क्वेश्चन उस पर बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये जो सत्य असत्य या नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय, तो एग्ज़ाम में आंसर करते समय आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सी, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। या फिर डी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये गलत है क्योंकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, ये ध्यान देने बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ए, लोकसभा और राज्यसभा, बी, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, सी, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, या फिर डी, लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति। यानी भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 168 द्वारा राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं। यानी जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ पर विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर बनते हैं, और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है
वहाँ पर विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से होता है। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स में आपको राज्य के विधानमंडल के बारे में बता दिया गया है और क्वेश्चन में भारत के संसद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी 1, 2 और 3, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यानी राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को इनमें से किसके मतों द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1 और 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) में के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा और राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ए गोवा, बी मणिपुर, सी असम, या फिर डी त्रिपुरा। मतदान निगरानी प्रणाली, इसका सही आंसर है दोस्तों ए गोवा। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार पूछा गया। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ए 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बी दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा, सी इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ईवीएम का फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सही आंसर है दोस्तों सी इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी के साथ यह सेट समाप्त होता है दोस्तों। मैं नेक्स्ट के सेट के साथ कल फिर आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका कोई एडवाइस या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।